नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संतोष रोत। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ व्याख्या समेत शिक्षा मनोविज्ञान विषय से। पहला प्रश्न है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे योजना बनाने का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितने दिन कार्य करना पड़ता है, आप सभी जानते हैं। इसका सही आंसर है 45 घंटे। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 में लागू नहीं होता है ना। तो शिक्षा का अधिकार नियम 2009 लागू हुआ तो उसमें जो 4 ऑप्शन देख रखे हैं उसमें कौन सा ऑप्शन लागू नहीं होता। ठीक है, तो निःशक्त बच्चों के लिए बिल्कुल है, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए बिल्कुल उनको पढ़ाना है, बच्चों की नियमित उपस्थिति ये भी ज़रूरी है। लेकिन ऑप्शन सी है, 14 से लेके 18 तक के आयु के बच्चे, ठीक है, ये इसमें आते नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने शिक्षा अधिनियम 2009 आरटी अधिनियम 2009 लागू किया। उसमें 0 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए पढ़ना लिखना अनिवार्य किया है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी, डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बीमारी है डिस्लेक्सिया। ठीक है, तो आमतौर पर यह बीमारी ऐसी होती है कि बच्चा बिल्कुल सामान्य दिखता है, स्वस्थ दिखता है, तंदुरुस्त दिखता है, लेकिन जब वह पढ़ता है तभी उसको इस तरह की समस्या आती है, उसको पढ़ने में समस्या आती है। जो वास्तव में दिख रहा है वो नहीं पढ़ पाता है, वो थोड़ा सा उल्टा पढ़ता है। ठीक है, तो यह अजीबोगरीब बीमारी है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ठीक है, तो जो बड़े बड़े शिक्षा मनोविज्ञानी हैं देश विदेश में, है ना, उन्होंने दुनिया में देखा कि यार जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं तो उनको मुख्य धारा में लाने के लिए क्या किया जाए। तो फिर विभिन्न प्रकार के रिसर्च किए गए, है ना। तो उस वहाँ पर एक निष्कर्ष निकला कि बच्चों को समावेशी शिक्षा दी जाए। समावेशी शिक्षा यानी कि सामान्य बच्चों के साथ में बच्चों को जो निःशक्त जन बच्चे हैं उनको बिठाया जाए। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि हमारी क्लास में अगर कोई बच्चा है कमज़ोर है ना, आँख से दिखता नहीं है, कानों से सुनता नहीं, तो हम उसको चिढ़ाते हैं ना। तो जब हम चिढ़ाते हैं तो हम वो बच्चा क्या है, अपने आप को हीन भावना से ग्रसित हो जाता है और अपने आप को वो नीचा समझता है। लेकिन अगर हम शिक्षक की सहायता से और सहपाठी की सहायता से उस बच्चे को सामान्य बच्चा ही समझे और एक उसको अच्छा अवसर दे, है ना, अच्छे वातावरण में, तो अगर उसको पढ़ाई लिखाई कराई जाए तो वह भी सामान्य बच्चों की तरह अपना भविष्य बना सकता है और सामान्य बच्चों की तरह परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना, एक संगठन है 2005 में, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं। तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि भाई गणित क्यों पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो इसका वास्तविक उत्तर है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, जैसे जापान हो गया, इजराइल हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, तो यहाँ पर ये अपने बच्चों को, या वहाँ पे समाज में एक तरह से एक क्या कहते हैं परंपरा है ना, कि सुबह उठते ही वो लोग कठिन से कठिन काम करते हैं ना। सुबह उठते ही जैसे 5 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, तो वहाँ पर चेस खेलना है या कोई न कोई गणितीय सवाल या कोई तार्किक चिंतन करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चा मानसिक रूप से मजबूत होता है। और प्यारे विद्यार्थी, आप भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं तो आप भी इस नियम का पालन करें। सुबह उठते ही कोई कठिन जो सवाल है या कोई कठिन चिंतन है उसको करें। ठीक है, और इसके बाद वह दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे जो सामान्य है पढ़ाई है उसको करें, लेकिन जो आपको लगता है कठिन है तो उसकी पढ़ाई आप सुबह सुबह करें। ठीक है, तो गणित पढ़ने का मेन जो है वह बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान योग्यता का विकास करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनसीटी का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो यह शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक संगठन बनाया गया है ना। हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषताएं नहीं है ना। मानसिक मंदता है ना, तो जैसे बुद्धि लब्धि, अगर किसी बालक में बुद्धि लब्धि कम हो तो वह धीरे धीरे सीखता है। तो उसमें जैसे पहला है बुद्धि लब्धि IQ 25 से 70 के मध्य होना, तो है, ठीक है, विशेषता है। धीमी गति से, जो बुद्धि लब्धि जिसकी कम होती है वो धीमी गति से सीखता है, दैनिक जीवन की क्रियाओं को कर नहीं पाता। ठीक है, वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाता। और चौथा है कि अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। ठीक है, तो जो बुद्धि लब्धि कम है ना, मानसिक रूप से मंद व्यक्ति है, बालक है, तो वह समझता है कि देखो मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है, पिता कौन है, बहन कौन है, माता कौन है। ठीक है, तो वह संबंधों को समझता है, लेकिन दूसरे काम वह धीरे धीरे करता है। ठीक है, तो ये चौथा डी ऑप्शन है वह लागू नहीं होता है।
8वां प्रश्न है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि निःशक्त जो बालक हैं उनके लिए सबसे बेस्ट क्या है, समावेशी शिक्षा द्वारा। ठीक है। 9वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो ये बिल्कुल सरल है, रचनात्मक विचार बिल्कुल होने चाहिए, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, अभिव्यक्ति की नवीनता भी होती है, जिज्ञासा भी होती है, दूसरों के साथ झगड़ना ये कोई विशेषता नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप में ये सभी विशेषता होनी, खास करके जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए। जितनी अधिक जिस छात्र में जिज्ञासा होगी, जिज्ञासा मतलब जानने की उत्सुकता, जितनी अधिक आप में जानने की उत्सुकता होगी उतना ही अधिक आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और आने वाले टाइम में जितने भी एग्ज़ाम हैं उनको आप क्लियर कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किसे कहते हैं। ठीक है। तो इस किस तरह का विकार है, संबंध किससे संबंधित है ना। प्रश्न ऐसा आएगा कि भाई डिसलेक्सिया बीमारी किससे संबंधित है। मानसिक विकार बिल्कुल नहीं है, गणितीय विकार नहीं है, व्यवहार संबंधी विकार नहीं है। ठीक है। तो इस बीमारी से पीड़ित जो बालक होता है उसको केवल जब वो पढ़ता है तभी समस्या आती है ना, बाकी जीवन में उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। ये एक खास तरह की बीमारी है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो मैंने कहा कि समावेशी है ना, तो अन्य सामान्य बालकों के साथ करानी चाहिए। ठीक है। तो अन्य सामान्य बालकों के साथ अगर इसकी शिक्षा कराई जाए तो वह जीवन में और ज़्यादा तरक्की कर सकता है। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो क्या करना है ना। तो बुद्धिमान है, देखो अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसके अंदर से उसकी एक प्रतिभा है ना, तो उसे छात्रों के साथ संतुष्ट करेंगे, भाई बार बार उसको कहेंगे तू बुद्धिमान है, इससे कोई भला होने वाला नहीं है, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। ठीक है। भाई इंटेलिजेंट ये सोच के अगर वो समझेगा यार तेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं, तो उसका तो नुकसान ही होगा। तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सकता है वैसे ही अनुप्रेरित करेंगे। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो उसको उसके जीवन में वो जो करना चाहता है, मतलब सकारात्मक है ना, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक जो कार्य करना चाहता है उसमें हमको क्या करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है। तो ये बुद्धिमान कोई भी हो सकता है ना, जैसे आप देखते होंगे कपिल शर्मा है ना, तो कपिल शर्मा है तो जब स्कूल में पढ़ रहा था तो मस्करा था, पढ़ाई नहीं करता था, तो उनके अध्यापकों ने कहा कि भाई चलो यार उसको प्रार्थना में क्या कहते हैं, सुबह सुबह प्रार्थना में है ना, प्रार्थना के बाद उसको कहा कि भाई तू चुटकुले सुना। ठीक है। तो उसको और प्रेरित किया और वो धीरे धीरे चुटकुले सुना के आज देखो केवल बातों से ही पैसा कमाता है। ठीक है। तो वो जो करना चाहता है उसको हम प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है। ठीक है। तो देखो एक प्रतिभाशाली जो बालक होता है वह किसी खास काम में प्रतिभाशाली होता है। ठीक है। जैसे मान लो कोई गाने में प्रतिभाशाली है, कोई है तो पेंटिंग में है, कोई पढ़ाई में है। ठीक है। तो वह किसी एक फील्ड में होता है। सामान्य बालक जो सामान्य होता है ना, सामान्य जैसे मैं और आप लोग हैं है ना, हम लोग सामान्य लोग हैं। और तीसरा है सृजनशीलता। ठीक है। तो सृजनशील जो बालक होता है वह अपने आप में विशेष होता है। ठीक है। तो सृजनशील बालक की विशेषता ये रहती है कि वह अपने कामों से समस्त दुनिया को लाभ देता है। ठीक है। तो सृजनशील बालक है वह क्या करता है कि भाई उसमें वातावरण के दोषों को समझ सकता है, कमी को समझ सकता है, स्थिति को वह तुरंत ही भाप लेता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा संबंधित है। तो हम सभी जानते हैं मेधावी छात्रों के लिए विशेष शिक्षा नहीं है, कम योग्य है ना, ये थोड़ा सा गलत छप गया है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ठीक है। तो विशेष शिक्षा किसके लिए दी जाती है, कम योग्य है ना, जो मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमजोर है उनके लिए। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। ठीक है। असंगठित घर मतलब ऐसा बालक जिनके माता पिता बहुत ही कमज़ोर हो। ठीक है। बच्चे को आर्थिक रूप से वह किसी प्रकार की मदद करने में असमर्थ हो। ठीक है। तो इस तरह का बालक क्या कहलाएगा, असंगठित। तो वह समय पाठ को, योजना को तैयार करने में इसको कोई परेशानी, स्वतंत्र अध्ययन है ना, स्वतंत्र अध्ययन में इसको परेशानी होती है। इसका सही उत्तर होगा क्योंकि इस तरह का जो बालक होगा वह अपने लिए किताबों की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, कपड़ों की व्यवस्था नहीं कर पाएगा। अगर वो सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक विद्यालय में रहेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि उसको भूखा पड़ना पड़े, तो वह काम करने में ज़्यादा ध्यान देगा। इसलिए सही आंसर क्या आएगा, स्वतंत्र अध्ययन करने में। ठीक है। तो इस तरह का कोई बालक हो तो हमारी भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं है ना। उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था है, छात्रवृत्ति, अन्य प्रकार की कई सारी सुविधाएं दे रखी हैं।
अगला प्रश्न है, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आमतौर पे अंग्रेजी तो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे दोनों में एक ही तरीका है, ठीक है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करें, यही सही आंसर है। वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है, ठीक है। तो संस्कृति और प्रशिक्षण, भावना और मनोभाव जज्बात, ठीक है, ये सही नहीं है। बालक का दृष्टिकोण, ठीक है, लक्ष्य और प्रायोजन, तो इसका सही उत्तर होगा बी, संस्कृति और प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ना वीकर सेक्शन, ठीक है। तो वीकर सेक्शन से मतलब है यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर, है ना। तो ऐसे अभिभावक के बालक जिनकी वार्षिक आय कम है, ठीक है, ऐसे अभिभावक के बालक जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावक के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भारत सरकार ने एक खास लाइन बना रखी है ना। तो ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय से क्या है नीचे के वर्ग में आते हैं, जैसे भारत में है ना बीपीएल, तो बीपीएल वाले सभी क्या है, किस में आएंगे, वीकर सेक्शन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पिछड़े, है ना, ये पिछले लिख दिया, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, ठीक है। तो जो पिछड़े बालक हैं जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, वही पिछड़ा जिसकी बुद्धि कम होती है, ठीक है, 80 से 90 होती है, और मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं और अपने आप को समायोजन नहीं कर पाते, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, हमेशा क्या रहते हैं, अपने आप को अलग सा महसूस करते हैं, अपने आप को वह अलग मानते हैं, ठीक है, इस तरह के बालक। एलेक्सिया आप सभी जानते हैं, पढ़ने की अक्षमता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है, ठीक है। तो विशिष्ट बालक में है पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि बालक, ठीक है। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। अपराधी बालक कौन है, ठीक है। तो अपराधी बालक जो असामाजिक काम करे, ठीक है। तो असामाजिक कार्य जैसे चोरी करना, मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, है ना, गाली गलौज करना, ये सारे क्या है हमारे असामाजिक कार्य में। तो इस तरह की जो हरकतें करता है वो क्या कहलाता है, असामाजिक बालक, ठीक है। लेकिन देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा हम हर प्रकार के बालक को पढ़ा सकते हैं, अगर हम अच्छी ढंग से शिक्षा मनोविज्ञान सीखे तो। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्य होता है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से अक्षम जो बच्चे होते हैं उनमें सामान्य होता है डिस्ग्राफिया, ठीक है। ये एक खास तरह, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक खास तरह की बीमारी होती है डिस्ग्राफिया। यह बालक के क्या है, जब वो लिखता है, ठीक है, तो इस बीमारी से ग्रसित जो बालक होता है तो उसको लिखते समय काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ठीक है। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वह स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, नहीं, प्रतिभाशाली कभी अंतर्मुखी होता नहीं है। वह अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते, नहीं। प्रतिभाशाली होता है वो क्या रहता है, हमेशा कक्षा में आगे रहता है। आप भी पढ़े होंगे ना, तो हर कक्षा में आपने देखा होगा प्रतिभाशाली बालक किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, है ना, वो अपना फैसला स्वयं करते हैं, उनको बार बार बोलना नहीं पड़ता है कब पढ़ो, माँ बाप उसको बोलते नहीं, वो अपने आप पढ़ते हैं, है ना। आपने देखा होगा कोई सहपाठी आप स्वयं प्रतिभाशाली हैं तो आप निर्णय स्वयं लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो ग्रस्त है SAW को WAS पढ़ता है एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, में अंतर नहीं कर पाता, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कौन सी बीमारी, वह डिसलेक्सिया, पहले भी बताया था मैंने आपको। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित है। तो पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, ये भी कह सकती है। पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समय के साथ ही बच्चों की मदद ले सकते हैं। शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है, ठीक है। तो अधिगम
के लिए सबसे उपयुक्त इन चारों ऑप्शन में से अपन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना चाहता है और कैसे सीखना चाहता है, सबसे उपयुक्त तो यही है। दूसरा देख लेते हैं, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, ये बिल्कुल गलत है। निरंतर गृह कार्य देते रहना, ये भी सही नहीं है। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी सही नहीं है। तो वर्तमान परिस्थितियों में पुराने समय में है ना, जो अध्यापक होता था वो डंडा मार मार के बच्चों को सिखाता था, तो लोग कहते हैं ये भी सही है, ठीक है। लेकिन प्यारे छात्रों, आपके दादाजी, आपके पिताजी उस समय पढ़े होंगे, उनसे पूछना भी, देखो तुम्हारे क्लास में जब एडमिशन लेते थे तब कितने बच्चे होते थे, तो तब 100 बच्चे होते थे, और महीने 2 महीने के अंदर 100 में से 20 बच्चे ही क्लास में रहते थे, बाकी 80 बच्चे पढ़ाई छोड़ के चले जाते थे, ठीक है। तो ये डंडे वाली जो प्रक्रिया है वह क्या है, गलत है ना। सही क्या है कि बच्चे को छूट देना कि वह कैसे सीखना चाहता है और किस तरह से सीखना चाहता है। अगला प्रश्न है, गतिक कौशलों में अधिगम में निरयोग्य कहलाती हैं, ठीक है। तो डिस्प्रैक्सिया, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। तो ये एक तरह की खास तरह की बीमारी होती है जो आमतौर पे बच्चों को बाल्यावस्था में होती है। तो इस बीमारी से ग्रसित जो बच्चे होते हैं वह किसी काम में रुचि नहीं रखते हैं ना, किसी काम में रुचि लगती नहीं, और अगर रुचि लेते भी हैं तो किसी काम में इतनी ज़्यादा रुचि लेते हैं कि दूसरा काम वह नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये बड़ी ही अजीबोगरीब बीमारी है। अगला प्रश्न है, अधिगम निरयोग्यता, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है। तो इस तरह की जो अधिगम निरयोग्यता या लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है, तो उसको शिक्षा मनोविज्ञान के सहायता से, विभिन्न विधियों की सहायता से वो बालक क्या परमानेंट नहीं रहता, उसको सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो विभिन्न तरीकों का उपयोग करके, शिक्षक द्वारा विभिन्न तरीकों का उपयोग करके बालक को सिखाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जैसे समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, नहीं बिल्कुल होती है। एक स्थिर अवस्था है ना, तो जैसे अधिगम निरयोग्यता कभी स्थिर अवस्था नहीं है ना, उसको बार बार प्रयास करेंगे हम तो उसको सिखा सकते हैं। 4 अवस्था है, जरूरी नहीं कि वह कार्य पद्धति की हानि करे, ये भी गलत है, तो इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त हैं, ठीक है। तो अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग, और डी है अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण। तो प्यारे छात्रों, विशेष आवश्यकता में ये सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग वाला ऑप्शन सही है। इस शिक्षण के माध्यम से क्या है, बच्चों के सहयोग से है ना, अपन क्लास में पढ़ाएंगे तो अधिक से अधिक बच्चों की सहभागिता करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में अगर हम कोई पढ़ा रहे हैं, कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से वह काम करवाएं तो ज़्यादा प्रभावी होगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की योग्यता का लक्षण है, ठीक है। तो भागने की प्रवृत्ति, ये अधिगम यानी सीखना होता है, ठीक है। तो भागने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल हो नहीं सकता। अशांत, ऊर्जावान एवं विन्ध्यशंक होना, ठीक है। अगला है अवधान, एकाग्रता संबंधी बाधा विकार, ठीक है। और चौथा है डी अभिप्रेरणा का अभाव। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो उसमें देखो, मानसिक विकारों का नहीं होना, तो मानसिक विकार तो थोड़े थोड़े सब में होते हैं। व्यक्ति के विकारों से मुक्ति है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता, ठीक है। तो हम इंटेलिजेंट व्यक्ति या मानसिक रूप से जो प्रभावी व्यक्ति है उसको कहेंगे जो पूर्ण अभिव्यक्ति है ना, जो अपनी बात स्पष्ट रूप से कहता है, जो अच्छी संगति करता है, ठीक है, जिसके लक्षण क्या है, सामान्य रहते हैं और सामान्य निर्देश देता है। तो उसमें सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसी समान अर्थ में किया है। तो बुद्धि में, सृजनात्मकता में, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में, इनमें से कोई नहीं। तो गिलफोर्ड ने किसमें किया है, सृजनात्मकता में, क्रिएटिविटी। छात्रों, आप जानते ही होंगे गिलफोर्ड एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है ना, जिसने सृजनात्मकता का सिद्धांत दिया है ना। तो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वह वातावरण को समझ लेता है ना, स्थिति को भांप लेता है, इस तरह की उसने विशेषताएं बताई हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सा गुण, कौन सा युग की रक्षा यंत्र तंत्र कैसे में सबसे संतोषजनक होगी।
अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो उसमें पहला ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचार वेश, व्याख्यान विधि, श्रव्य दृश्य सामग्री, यह सभी। ठीक है, तो इसका उत्तर है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ब्रेन स्टॉर्मिंग एक खास तरह की विधि होती है जिसमें एक समूह बनाया जाता है। समूह के माध्यम से क्या होता है कि सबसे विचार लिए जाते हैं। ठीक है, और सृजनात्मकता की ओर बढ़ा जाता है।